तो कम समय में आपको अधिक नंबर लाना है। फिर इस पार्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, उस क्वेश्चन आंसर पे भी हम चर्चा करेंगे। योग्यता क्षमता तो उसके भीतर भी है, कुछ कर सकता है, बन सकता है, लेकिन हमारे समाज के लोग उसको टॉलरेट करेंगे। तो कहावत है ना, अपने दिल से जानो पराये दिल का हाल। लेकिन कुछ ऐसे अभी भी जाहिल और ध्यान रखिएगा तम लोग हैं, आप इस बात को कभी इतना मत जोड़ लीजिएगा सर भीमराव अंबेडकर साहब का शादी बड़ा जल्दी हो गया था। हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी स्टूडेंट की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से हो रही होगी। आप सभी स्टूडेंट को जिस चीज का इंतजार था वो इंतजार अब समाप्त हो चुकी है। आज मैं आप लोगों के बीच हिंदी का पहला पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इस पाठ के लेखक भीमराव अंबेडकर साहब हैं। आप सभी स्टूडेंट इस परिवार को जितना सहयोग और समर्थन दिए, आप लोगों के लिए तहे दिल से धन्यवाद। और आप लोग अपनी पढ़ाई को यहाँ से बहुत ही बेहतर कर सकते हैं, आप अपने रिजल्ट को बेहतर बना सकते हैं। और उस रिजल्ट को बेहतर बनाने के लिए ज्ञान बिंदु में जितने भी शिक्षक गण हैं आप लोग के लिए हमेशा तैयार है। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं आपका पहला चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। मैं आपको बता दूं, यह पाठ आप लोगों के लिए आज बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि इस पाठ में हम लोग जानने वाले हैं हमारे देश के संविधान के जनक या संविधान के पिता भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में। भीमराव अंबेडकर साहब देखोगे हमारे देश के बहुत बड़े पढ़े लिखे विद्वान हुए हैं, जिसे आप सभी हमारे देश के पहले कानून मंत्री के भी रूप में जानते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज आपके जो पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा का। वन शॉर्ट सीरीज के अंतर्गत आप सभी स्टूडेंट को मिलने वाला क्या इस पाठ में, तो मैं आपको पहले बता दूं, फिर आप वो चीजों समझने में पढ़ने में बड़ा ही मजा आने वाला है। आप इस पाठ में सबसे पहले देखिएगा लेखक परिचय के बारे में। लेखक इस पाठ के जो हैं भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम लेके चलेंगे इस पाठ में क्या है उन चीजों के बारे में। फिर इस पाठ से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, उस क्वेश्चन आंसर पे भी हम चर्चा करेंगे। तो आपका क्लास ध्यान रखिएगा इस एक वीडियो में ही क्लियर हो जाएगा। आप सभी स्टूडेंट को इस पार्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर में ध्यान रखिएगा समस्या, वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। और आपके एग्जाम में आने वाले इस साल संभावित जो प्रश्न है उस प्रश्न को हम लेके आए हैं। तो आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो के शुरुआत में इस चीजों को इसलिए क्लियर कर दिए ताकि आपका इंटरेस्ट लगातार बना रहे। और मैं आपको यह पाठ आज जो पढ़ाऊंगा, बिल्कुल याद रखिएगा, रटवाने वाली कोई बात नहीं होगी। चीजों को हम अच्छी तरह से आपको समझा दूंगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पाठ का। और इस पाठ में ध्यान रखिएगा शुरुआत करेंगे हम लेखक परिचय से। और लेखक परिचय में जानेंगे आप किनके बारे में, जानेंगे आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में। जो किताब में जो चीज दिया गया है उसके बारे में तो आपको मैं बताऊंगा ही, साथ ही साथ कुछ स्पेशल फैक्ट हमारे भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में, कुछ ऐसे तथ्य मैं आपको आज बताने वाला हूं जो ध्यान रखिएगा आपके बुक में भी नहीं है, ठीक है? बात करें, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, तो ये जो पाठ है आपके श्रम विभाजन और जाति प्रथा, याद रखिएगा द एलिहेशन ऑफ कास्ट नामक भाषण से लिया गया है, जिसका हिंदी रूपांतरण ललई सिंह यादव के द्वारा किया गया। यह भाषण देखोगे तो भीमराव अंबेडकर साहब जी के द्वारा दिया गया भाषण है, जो कि लाहौर अधिवेशन में दिया गया था। उसी भाषण का हिंदी रूपांतरण आपके पाठ के रूप में दिया गया है, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लेखक परिचय के बारे में चीजों को देखोगे, अभी हम आपको लिख के इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी क्रैश कोर्स में आपके पास कम समय है। बाकी यदि समय रहता तो हम यहाँ पर ध्यान रखिएगा पीडीएफ नहीं लाते, एकदम लिख के आपको सारा चीज डिटेल्स में हम आपको बताते हैं इनके बारे में। तो कम समय में आपको अधिक नंबर लाना है। यहाँ पे अभी आप हमारे पास इतना कम समय, आप लोगों को स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है? स्मार्ट वर्क मतलब कम समय में आपको बहुत अधिक मिल जाए, और इतना मिल जाए कि आपका जो सपना है कि सर हमें बिहार में टॉप करना है, बेहतर मार्क लाना है, वह सपना आपका पूरा हो जाए, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं आपके लेखक परिचय से। और यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं इस पाठ के लेखक कौन है। तो इस पाठ के लेखक हैं कौन? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। कौन है इस पाठ के लेखक? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। जन्म इनका हुआ है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी, महू मध्य प्रदेश। याद रखिएगा इनके बारे में, ये जो हम बता रहे हैं। सबसे पहले देखोगे जितने भी आपके हिंदी में जितने भी पाठ हैं, उस पाठ के कौन लेखक हैं, लेखक कौन है, इस ये तो आपसे पूछेंगे ही। साथ ही याद रखिएगा ये तो इतने फेमस यानी प्रसिद्ध लोग हैं, इनके बारे में तो आपके एग्जाम में पूछना एकदम देखोगे जायज और जरूरी भी है। तो इनके बारे में तो आपको एक एक चीज पता होना चाहिए भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में। अब आगे आप देखिएगा, जाति से महार यानी दलित परिवार से में इनका जन्म हुआ था। और महार दलित परिवार देखोगे, दलित परिवार। और इस पाठ में जो चर्चा किया गया है ना, याद रखिएगा हमारे समाज में जो छुआछूत जैसी समस्या है ना, ठीक है, लोगों में ऊंच नीच की जो भावना है, उन चीजों को भी दिखाया गया है कि अभी भी जो वर्तमान युग में हम लोग जी रहे हैं, अभी भी कुछ ऐसे मानसिकता के लोग हैं जो जाति के नाम पे आप देखोगे लोग के साथ में क्या करते हैं, भेद विभेद करते हैं। यहाँ तक कि इन सभी कठिनाइयों से भीमराव अंबेडकर साहब भी गुजरे थे,
ठीक है। और अपने दर्द को जो ये सहे थे अपने बचपन में, जिन चीजों को ये देखे थे, उन चीजों को दूर करने के लिए संविधान में देखोगे कुछ नियम कायदा भी बनाया गया, ताकि जो निचले लेवल, निचले जाति के जो लोग हैं उनको यह सब चीज देखना ना पड़े। कहावत है ना, अपने दिल से जानो पराये दिल का हाल। तो जिस कष्ट से गुजरे थे भीमराव अंबेडकर साहब, ये समझ गए थे कि हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को इस कष्ट से गुजरने के लिए नहीं देंगे। और पढ़ने लिखने में इतने तेज थे, याद रखिएगा 64 सब्जेक्ट में ये मास्टर थे, 9 विषय के जानकार थे। और हमारे देश का जो संविधान लिखा गया, याद रखिएगा 60 देशों के संविधान को इन्होंने सबसे पहले एनालिसिस किए थे, उसके बाद हम लोगों का संविधान बना है, भारत का संविधान। ठीक है, तो ये देखोगे इतने बड़े, इतने प्रसिद्ध लोग थे, मेहनती थे। ठीक है, पढ़ने लिखने में तो इनका कोई जोड़ ही नहीं था। जितना ये सब्जेक्ट का अध्ययन किए थे, जितने डिग्री लेके बैठे थे, उतना डिग्री उस समय, इनके समय कोई और लोग लेके नहीं बैठे थे। तो याद रखिएगा, तो इनके जीवन से एक और सीख मिलती है हम लोगों को कि सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। मतलब पढ़ना जरूरी है यदि जीवन में, याद रखिएगा आप मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, गरीब परिवार से हैं, तो याद रखिएगा आपको पढ़ना लिखना बेहद जरूरी है। ये इनके जीवन से भी हमें सीख मिलती है। अब देखिए आपको हम बताते हैं। तो जाति महार, निधन इनका हुआ था दिसंबर 1956, कहाँ? दिल्ली में। माताजी इनके थे भीमाबाई और पिताजी का नाम है रामजी सकपाल। अब देखोगे इनके पिताजी का नाम है रामजी सकपाल, लेकिन आप गौर कीजिएगा तो यहाँ पे इनका नाम है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। इनके नाम में आपको सर, इनके नाम में तो अंबेडकर है, सकपाल टाइटिल में नहीं है, क्योंकि आप देखोगे माता पिता के नाम में जो टाइटिल होते हैं वो बच्चे के भी टाइटिल में लग जाते हैं। हम आपको बताते हैं एक स्पेशल फैक्ट जो आपके बुक में नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के नाम में जो ये लास्ट अंबेडकर देख रहे हैं, इनके एक शिक्षक थे महादेव अंबेडकर। महादेव अंबेडकर से इनका बहुत लगाव था। ठीक है, लगाव थे, मतलब जब पढ़ाई करते थे तो वो इनको बहुत मानते थे। पढ़ने लिखने में तो तेजी है, बचपन से ही थे। ठीक है, तो महादेव अंबेडकर के नामों से ही प्रभावित होकर के इन्होंने अपने नाम में कौन सा सरनेम जोड़ लिया था? अंबेडकर। ठीक है, चलिए अब आपको हम आगे लेके चलते हैं। आगे देखिएगा, यहाँ पे शिक्षा की बात करें, प्राथमिक शिक्षा के बाद, प्राथमिक मतलब जो इनके प्राइमरी एजुकेशन हुआ था मिडिल स्कूल में जो आप पढ़ते हैं, उसके बाद देखिएगा तो बड़ौदा नरेश मतलब एक बड़ौदा के राजा थे, उनके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए ये कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क। उनके प्रोत्साहन मतलब छात्रवृत्ति के रूप में इनको कुछ प्रोत्साहन राशि दिए, उनको उनके समर्थन से ये न्यूयॉर्क अमेरिका गए, फिर वहां से ये लंदन चले गए थे। कहाँ चले गए थे? लंदन चले गए थे। अब आगे देखिएगा यहाँ पे प्रमुख रचनाएं एवं भाषण, इसमें से आपको सभी रचनाएं भाषण आपको रटने की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजों को हम बताऊंगा विशेष जोर देते हुए कि जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे द कास्ट इन इंडिया, ये देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ये सब इनकी रचना है। द अनटचेबल्स, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे हु आर शूद्राज, यानी शूद्र कौन है। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, जिसको अभी हम घेरे हैं, याद रखिएगा यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बुद्धा एंड हिज धमा, ये जो हम कुछ 3-4 इनके रचनाओं को जो अभी हम घेर दिए हैं, याद रखिएगा ये 3-4 रचनाएं आपको एग्जाम में कई बार पूछा है क्वेश्चन है, रिपीट करके देखोगे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। थॉट्स एंड लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द राइज एंड फॉल द हिंदू वुमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये आपको याद रखना है। जितने को अभी हम घेर दिए हैं, याद रखिएगा इस पे आपका विशेष ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और आप जो ये देख रहे हैं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसी का अंश ध्यान रखिएगा आपके किताब में जो ये चैप्टर बना हुआ है। अब बचपन का नाम इनके बारे में जाने तो बचपन का नाम है इनका विवाह इनका हो गया था 1906 ईस्वी में रमाबाई के साथ। ठीक है, और उस समय देखोगे बाल विवाह प्रचलन में था, समाज का उस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ था, सामाजिक संरचना था कि लोगों का शादी कम एज में ही हो जाता था। आप इस बात को कभी इतना मत जोड़ लीजिएगा सर भीमराव अंबेडकर साहब का शादी बड़ा जल्दी हो गया था। 1891 में देखोगे इनका जन्म हुआ था और 1906 में इनका शादी भी हो गया। तो 91 में उधर 15 साल की उम्र में देखोगे शादी हो गया था। तो उस समय इस तरह की देखोगे हमारे समाज में कुछ नियम कायदा होंगे। मैट्रिक ये किए थे 1907 में, यानी देखा जाए तो पहले इनका शादी हुआ, मैट्रिक पास किए बाद में, 10वीं किए होंगे बाद में। ठीक है, अब आगे देखिए इनके 3 प्रेरक व्यक्ति थे एग्जामिनर के लिए, आपके पॉइंट एकदम भी आई समझे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए जहां से भी प्रश्न बनेंगे वो एक एक चीज को मैं इस वीडियो में
क्लियर करता जाऊंगा और आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं कि इस एक क्लास को करने के बाद फिर आपको किसी भी, ध्यान रखिएगा, प्लेटफॉर्म से कहीं भी आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ऐसा मैं आपके अंदर उम्मीद और विश्वास जगा रहा हूं, क्योंकि याद रखिएगा मैं उन सभी चीजों को एक एक करके बताऊंगा जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। बस पेशेंस, आप इस वीडियो को देखते जाओ और अंतिम तक। हम इसलिए बोले क्योंकि अंतिम में, लास्ट में, याद रखिएगा, जैसे ये टॉपिक के बारे में बताने के बाद मैं आऊंगा, आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न नियम रखे हैं, आप एक भी ऑब्जेक्टिव गलती नहीं करोगे यदि इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हो तो। इस पार्ट से रिलेटेड तो आपका कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। 3 प्रेरक व्यक्ति में इनके कौन थे? प्रेरक व्यक्ति मतलब जिससे प्रेरणा मिलता है, जैसे जिसको आप अपना आइडियल पर्सन या रोल मॉडल मानते हैं, वो प्रेरक व्यक्ति होते हैं। तो 3 प्रेरक व्यक्ति में कौन कौन थे इनके? बुद्ध, कबीर साहब और ज्योतिबा फूले। इन तीनों के विचार में आप एक समानता देखोगे। इन तीनों संत टाइप के ये तीनों जो व्यक्ति हैं, यदि इनका बात करें ना, ये जाति प्रथा क्या होती है, याद रखिएगा, इन चीजों को इन तीनों में से कोई व्यक्ति माने ही नहीं थे। ज्योतिबा फूले सत्य शोधक समाज की स्थापना करने वाले। भगवान बुद्ध की यदि हम बात करें, महात्मा बुद्ध की यदि बात करें, तो बुद्ध ऐसे, ध्यान रखिएगा, संत हुए थे जिन्होंने कभी भी, ध्यान रखिएगा, व्यक्ति के जात और धर्म को लेकर के उनके साथ में भेद विभेद की बात किया ही नहीं था। इनके नजरों में सभी जाति के लोग समान हैं, ऊंच नीच का कोई बात ही नहीं है। कबीर साहब भी देखोगे इसी तरह के संत विचार के लोग हुए थे। ठीक है, लेकिन तब भी आपको हम बता देते हैं, आगे हम चर्चा करेंगे कि हमारे हिंदू समाज में अभी भी लोगों में ये ऊंच नीच की मानसिकता बना हुआ है। पहले भी था, अब थोड़ा कम है, क्योंकि संविधान का रूल रेगुलेशन है, आदमी पढ़े लिखे हैं, तो कुछ के विचार में बदलाव भी आया है। लेकिन कुछ ऐसे अभी भी जाहिल और, ध्यान रखिएगा, खत्म लोग हैं जो अभी भी इस चीज का पोषक, मतलब इस चीज को समर्थन करने में लगा हुआ है कि ये ऊंच जाति के लोग हैं, ये नीच जाति के लोग हैं। और बिहार में तो खास करके देखोगे, आप देखेंगे तो यहाँ तो जात के नाम पे ही बहुत कुछ होता है। जात के नाम पे तो लोग वोट भी करते हैं, जात के नाम पे देखोगे भोज भात होता है तो उसमें भेद विभेद हो जाते हैं, ढेर तरह की बातें होती है। क्योंकि आपको पता ही है, क्योंकि हम लोग अपने ग्रामीण समुदाय से हैं, तो किस तरह का, देखिएगा, नियम नीति जात के आधार पर बन जाता है, ये आपको लोगों को भली भांति पता है। वो हम चैप्टर में देख लेंगे। अब आगे देखिए, सम्मान इनको भारत रत्न मिला 1990 ईस्वी में। समाधि स्थल इनके चैत्य भूमि कहलाते हैं, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में। कुछ पॉइंट आपके बुक से हम एक्स्ट्रा भी लिए हैं। ठीक है, भीमराव अंबेडकर संविधान के जनक, भारत के प्रथम कानून मंत्री एवं न्याय मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। प्रथम भाषण का सम्मेलन यहाँ पे आपका होगा लाहौर 1936 ईस्वी में। धर्म बौद्ध धर्म, और हम आपको बता देते हैं, ध्यान रखिएगा, जन्म ये भले हिंदू धर्म में लिए थे, लेकिन हिंदू धर्म में ये जात पात की जो बात है, छुआछूत और ऊंच नीच की जो बात है, जिसके कारण, याद रखिएगा, इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करके किस धर्म को अपना लिए थे? बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। अब आगे आप देखिएगा, यहाँ पे व्यवसाय से ये वकील, प्रोफेसर और राजनीतिज्ञ भी थे। यहाँ इसको समझिएगा, ये पॉइंट आपके यहाँ से, ये VVI पॉइंट है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहब के विख्यात भाषण कहाँ से लिया गया है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ। ये जो पाठ आपका है, यह कहाँ से लिया गया? तो आपको याद रखना है, यह पाठ जो लिया गया है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के एक विख्यात भाषण है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ललई सिंह यादव के द्वारा, देखोगे, यह पाठ को हिंदी में रूपांतरित किया गया है। कहीं आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ है, इसका हिंदी रूपांतरण किनके द्वारा किया गया है? ठीक है, जो हिंदी में लिखा गया है, ललई सिंह यादव के द्वारा इस भाषण का हिंदी रूपांतरण किया गया है। यह भाषण देखोगे जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा, लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था। लेखक परिचय से अभी तक हम जो भी चीज बताए वो आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, वो कहीं कोई डाउट नहीं आपको हुआ होगा। तो चलिए अब आपको हम आगे लेके चलते हैं। आगे आपको हम लेके चलेंगे कहाँ? तो चैप्टर की ओर। चैप्टर में क्या है? चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। सबसे पहले याद रखिएगा, ये वर्ड लिखा है श्रम। देखिए हम बताते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। श्रम दो श्रम, इसको हम बोलते हैं श्रम विभाजन। श्रम इसको पढ़ते हैं श्रम विभाजन। ठीक है, यहाँ इस श्रम का क्या मतलब हुआ? श्रम विभाजन। आपके पाठ का नाम है श्रम विभाजन। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये आपके पाठ का नाम है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। याद रखिएगा, हिंदी में कुछ शब्दों का अलग अलग मीनिंग होता है। यहाँ पे अभी एक चीज हम बताएंगे, ध्यान रखिएगा। एक आप देखे होंगे इस तरह का,
इसको हम बोलते हैं शर्म, ये है श्रम। ये दोनों में अंतर होगा, थोड़ा सा समझिएगा, फिर हम आपके चैप्टर में ही आएंगे, थोड़ा अंतर समझाते हैं, शब्दों का खेल है ये, ठीक है। देखिएगा, ये जो शर्म लिखे हैं ना, इसका मतलब होता है शर्माना या लजाना, ठीक है, इसका मतलब होता है शर्माना या लजाना। और इसका मतलब देखिएगा, यहाँ जो है श्रम, इसका मतलब होता है मेहनत, ठीक है, इसका मतलब होता है मेहनत। इस श्रम का मतलब हुआ मेहनत, मजदूरी, इसका मतलब हो गया शर्माना। तो हम थोड़ा सा अंतर बताएं शब्दों का, देखिए कितना लग रहा होगा, उच्चारण में थोड़ा बहुत भी अंतर है, थोड़ा सा अंतर है, यहाँ है शर्म, यहाँ है श्रम। अब समझिएगा, यहाँ हम लिखे हैं श्रम विभाजन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। जाति प्रथा तो आप समझ ही रहे होंगे कि अभी आप जिस जाति में जन्म लेते हैं, आपके नाम में उस जाति के नाम से टाइटल भी जुड़ जाता है, ठीक है। अभी जाति का ये हाल बना हुआ है, हम आगे आपको बताएंगे, थोड़ा सा ऐतिहासिक चीजों पे भी चर्चा करेंगे। पहले वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था में ध्यान रखिएगा, व्यक्ति का जो योग्यता होता था जिस हिसाब का, ठीक है, उसी हिसाब में व्यक्ति को वह वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत बांट दिया जाता था। ब्राह्मण क्या थे, क्षत्रिय क्या थे, वैश्य क्या थे, क्षुद्र क्या थे, क्षुद्र नहीं, शूद्र कौन थे, ये अभी हम आगे जाके क्लियर करेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आप क्लियर समझिएगा। धर्म विभाजन और जाति प्रथा, हमारे समाज में आप देखोगे तो कार्य के आधार पे भी हम लोगों का जाति डिसाइड कर देते हैं, कार्य के आधार पे। आपको कैसे, अब एग्जांपल के लिए आप ऐसे समझिएगा, कोई व्यक्ति है, आप गौर से समझिएगा, यहाँ पे आप लोग में से जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, ये आप कभी भी दिल पे मत लीजिएगा सर किस जाति, हमारे जाति की बात करें या उनके जाति की बात करें। हम इसलिए इस टॉपिक को अभी समझा रहे हैं आपको। आप देखिएगा, यदि कोई व्यक्ति बाल काटने का काम कर रहा है ना, तो अधिकतर लोग सोचेगा कि नाई कास्ट के लोग होंगे, अधिकतर लोग के मन में यही चलता है। जैसे कोई आदमी पूजा पाठ करवा रहा है, तो लोगों को लगेगा पक्का ये जो है ब्राह्मण परिवार से होंगे, ठीक है। उसी तरह से हम आपको बता रहे हैं, और भी ध्यान रखिएगा, जैसे रसोईया का काम करता है, बहुत सारे लोग देखोगे आपके गांव में रसोईया का, उसमें लोगों को मन में सीधा चलेगा ये बनिया कास्ट के लोग होंगे। आप गौर से समझिएगा तो ऐसा लगेगा कि शर्म यानी शर्म विभाजन जो है, यानी कार्य के आधार पे ऐसा लग रहा है कि हमारे समाज में लोगों का जो है ना जाति बटा हुआ है, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन हम आपको बता देते हैं, ये चीजें हमारे समाज में लोगों को बेरोजगार भी बनाती है। तो वो कैसे, अभी आपको हम पाठ की ओर लेके चलते हैं। चलिए, थोड़ा सा अंतर यहाँ हम आपको समझा दिए, तो अब आइए आप अपने पाठ के तरफ। कुछ चित्र भी हम लिए हैं, जिसके माध्यम से हम कुछ चीजें आपको हम समझाएंगे। चित्र क्यों लिए हैं, ताकि आपको चीजें समझ में अच्छी तरह से आ जाए, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे लिखा गया है कि यह विडंबना की ही बात है। आपकी किताब में कुछ लाइन जैसे लिखा गया है, उस लाइन को हम हूबहू उतार दिए हैं, बस आपको हम समझा देंगे उस लाइन का क्या मतलब होता है, ठीक है। यहाँ कहें कि यह विडंबना की बात है, विडंबना का मतलब होता है उपहास, मजाक, उपहास की बात, या विडंबना की बात है कि इस युग में भी भीमराव अंबेडकर साहब करें कि अभी भी इस युग में, याद रखिएगा हम कितने मतलब आगे बढ़ चुके हैं, हम आगे बढ़ चुके हैं, मॉडर्न युग में आ गए हैं। इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की, पोषक का मतलब होते हैं जो जातिवाद की व्यवस्था को सही मानता है, समर्थन करता है कि नहीं जातिवाद होना एकदम सही है, हम अपने जात को लेकर के एकदम महान हैं, ये अपने जात को लेकर के एकदम महान है। तो जातिवाद की ये करें, पोषकों की कमी नहीं है, अभी भी करें कि हमारे समाज में जातिवाद को समर्थन करने वाले लोगों की पोषकों की कमी नहीं है। और आगे सुनिएगा, कहते हैं इसके पोषक जो है, जो इनके पोषक मतलब होते हैं समर्थन करने वाले। हिंदी में कुछ वर्ड हैं, ध्यान रखिएगा, जिनका अर्थ यदि आप नहीं समझोगे ना, तो आपको ये लाइन में क्या लिखा है पता नहीं चलेगा। अब समझिएगा, पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। वो कई आधार पे, वो अपना अपना देखोगे लॉजिक देते हैं, क्या क्या लॉजिक देते हैं, कई आधार पे समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। यहां से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन जाते हैं कि जो आधुनिक सभ्य, जो जातिवाद के पोषक लोग हैं, वह किस आधार पे जातिवाद को सही मानते हैं। याद रखिएगा, वो मानते हैं कार्य कुशलता के आधार पे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इनका मानना होता है कि जो कास्ट के लोग हैं और उसका वो परंपरागत पेशा है, बचपन से करते आ रहा है, उसमें वही लोग माहिर हो सकते हैं। अब को कैसे, ऐसे समझिए, जातिवाद का पोषक का मानना है कि जो नाई कास्ट के लोग हैं ना, बाल वही अच्छा से काटेगा, ब्राह्मण जो लोग हैं पूजा वही बढ़िया से करवाएगा। लेकिन आपको इसमें सर कौन सा लॉजिक है, ये लॉजिक हीन बातें हैं।
ठीक है, अब कहिए क्यों हम इस बात को इस तरह से प्रूव करते हैं। पहले याद रखिएगा, ये जो चार आप देख रहे होंगे वर्ण व्यवस्था में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो था, ये चीजें पहले किस आधार पे था, ये चीजें पहले इस आधार पे था, समाज में जो व्यक्ति अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग होते थे, विद्वान टाइप के लोग होते थे, उसी को ब्राह्मण माना जाता था, और क्षत्रिय उस व्यक्ति को माना जाता था, क्षत्रिय धर्म के पालन या क्षत्रिय उस व्यक्ति को माना जाता था जो अपने पूरे समाज की रक्षा की जिम्मेदारी उनके ऊपर होती थी। मतलब कि उनके समाज के लोगों के ऊपर यदि कोई भी प्रकार का समस्या आएगा तो उसकी रक्षा के लिए ये लोग हमेशा तत्पर रहेंगे, मरने मिटने के लिए ये होता था क्षत्रिय धर्म का पालन। और उस तरह की योग्यता जब तक उसके भीतर नहीं हुई तो वो क्षत्रिय नहीं कहला सकते हैं। अब आपको हम बताते हैं, अब भी क्या होता है, मान के चलो ये चीज है, कोई ब्राह्मण परिवार में कोई लड़का पैदा हुआ, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हमको पूजा पाठ करवाना है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए उसका इंटरेस्ट नहीं है, उसको पढ़ लिख के कुछ और बनना है, लेकिन बाय द वे ऐसे समझिएगा उनका परंपरागत पेशा उनके पिताजी करते हैं और उनके पिताजी बोले चलो तुम भी अपना पूजा पाठ करवाओ, तो कुछ दृष्टिकोण से तो यह सम्मानीय पद हुआ इनके लिए, चलो कि पूजा पाठ करवाएं तो समाज में इनको सम्मान दिया गया। अब देखिएगा हम बताते हैं, जैसे आप अपने एरिया में देखिएगा जात के नाम पे कुछ डोम कास्ट के हैं, मूसर कास्ट के हैं, चमार कास्ट के हैं, सबसे बड़ा दुर्दशा इन कास्ट के लोगों का हमारे समाज में होता है, क्योंकि हमें क्या लगता है कि गंदगी साफ करने का काम जो इन लोगों का है, ये लोग गंदगी साफ करेंगे, और इस आधार पे उस व्यक्ति को हम लोग ऊंच नीच करार दे देते हैं। याद रखिएगा, आप जिस जाति में पैदा होते हैं, जिस धर्म में पैदा होते हैं, ऐसे रंग रूप लेके पैदा होते हैं, इसमें आपका कोई भी योगदान नहीं होता है, इसमें प्रकृति ने आपको पैदा किया है बस। लेकिन हम लोग इस संसार में आकर के इस बात के घमंड में हमेशा चलते फिरते हैं कि हम हैं, हम ही हैं, यानी कि मैं नहीं तो कौन वे वाले हाल हैं कि हमारे जैसा कोई नहीं। उच्च जाति में पैदा हुए हम बड़े महान लोग हैं, पूजनीय लोग हैं, और कोई बच्चा यदि समझिएगा, अभी हम बोले कि अभी कुछ जाति का नाम लिए थे, मूसर, डोम, चमार, ये सब कास्ट होते हैं, उस कास्ट में यदि कोई बच्चा मान के चलिए पैदा ले लिया, उनका क्या दोष है? योग्यता क्षमता तो उसके भीतर भी है कि कुछ कर सकता है, बन सकता है, लेकिन हमारे समाज के लोग उसको टॉलरेट करेंगे, उसको दबाने सताने का प्रयास करेंगे, जाति के नाम पे उसका मजाक उड़ाएंगे। ये देखोगे गलत है, और उनके दिमाग में क्या चलेगा समझिएगा। अब आपको बताते हैं कि इस पे आते हैं आपके टॉपिक में। तो जो जातिवाद के पोषक लोग हैं उनका मानना होता है कि कार्य कुशलता के लिए शर्म विभाजन बड़ा जरूरी है। अब ये जरूरी क्यों है भाई? मान के चलिए कि जो बाल काट रहे हैं, जिनके पिताजी, उनके बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है उस चीज में, वो पढ़ लिख करके मान के चलो कि कोई अच्छा कार्य करना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, तो तुम कैसे बोल सकते हो कि उनके पिताजी बाल काटने में निपुण हैं, एक्सपर्ट हैं, तो उनके बच्चे भी होंगे? ये तो जबरदस्ती वाला बात हो गया। तो ये कहते हैं कि ये बात सही नहीं है, लेकिन जो जातिवाद को समर्थन करने वाले लोग हैं उनके हिसाब से ये सही है। करें कि ये विडंबना की बात है, ये समस्या की बात है, उपहास की बात है, मजाक की बात है। अब आगे देखिएगा, आगे हैं, चूंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। और उनका मानना है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। ये कौन बोलते हैं? जो जातिवाद को समर्थन करने वाले लोग हैं, उनका यह मानना है। ठीक है, आगे आप देखिएगा, यहाँ पे आगे की चीजें ये है आपका। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यह आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी कर देता है। और याद रखिएगा, जाति प्रथा सिर्फ श्रम विभाजन नहीं करता है, श्रमिक विभाजन भी कर देता है। श्रमिक विभाजन मतलब कार्य के आधार पे उस व्यक्ति को जजमेंट करना हम लोग शुरू कर देते हैं, समझे? उस व्यक्ति को हम ये मान लेते कि ये ऊंच है तो ये नीच है। जैसे अभी हम बोले ना कि हमारे समाज में जो ब्राह्मण लोग हैं जो पूजा पाठ करवाने, वो हमारे लिए पूजनीय बन जाते हैं, लेकिन जो हमारे समाज की, शहरों की गंदगी साफ करते हैं, उससे हम लोग घिन मांग के भाग जाते हैं। ऐसा दुनिया के किसी भी देश में नहीं होता है। यदि याद रखिएगा, वो नाला साफ करने वाले व्यक्ति, सड़क साफ करने वाले व्यक्ति, वो नाला या सड़क को साफ नहीं करेगा तो याद रखिएगा, नाला यदि जाम हो जाएगा ना तो उन नाला का गंदा पानी आपके घरों तक आएगा, और फिर अपने घर को अपने से साफ करना तब आएगा मजा आपको। तो सम्मान जो कर रहे हैं ना कार्य, ध्यान रखिएगा, सोसाइटी में प्रत्येक आदमी एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति हमारे लिए सम्मान पाने लायक है। चोरी तो नहीं कर रहे हैं वो व्यक्ति, वो साफ सफाई का भी कार्य कर रहा है तो समाज के लिए कर रहा है, हम लोगों के लिए कर रहा है, तो उसका भी सम्मान हमें करना चाहिए, ना कि उनसे अछूत मानना चाहिए और ऊंच नीच की भावना हमें रखना चाहिए, समझे? साहित्य आप हिंदी पढ़ रहे हो तो याद रखिएगा, हिंदी आपको बहुत कुछ सिखा देगा। लैंग्वेज पेपर जो होते हैं याद रखिएगा, वह व्यक्ति को कुछ सीख देता है। तो आप ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्जाम पर्पज से पढ़िए,
चैप्टर को पढ़िए, समझिए और देश का एक जिम्मेदार नागरिक भी बनिए आप। चलिए अब आगे देखिएगा। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों की विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। यह कनेक्ट सिर्फ हमारे देश में यह देखने को मिलता है और दुनिया में कहीं ऐसा नहीं मिलता है कि लोग के कार्य के आधार पर उसको हम ऊंच नीच करार दे दें। आगे देखिएगा आप। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे का अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है, जिस चीज के बारे में भी हम चर्चा कर रहे थे। देखो तो यहाँ पे कहना है भीमराव अंबेडकर साहब का कि दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता है, लेकिन हमारे देश भारत में क्या है कि लोगों को ऊंच नीच करार दे दिया जाता है, उनके काम के आधार पे समाज में लोगों को इस हिसाब से बांट दिया जाता है, जो बिल्कुल गलत है। आगे आप देखिएगा यहाँ पे जाति प्रथा को कहा जा रहा है कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए, ये करें कि चलो हम जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए, यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यह करें कि यह स्वाभाविक विभाजन हो ही नहीं सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है कि जात के आधार पर आप लोगों का काम बांट देते हो, क्या पता उस व्यक्ति को उस काम में कोई इंटरेस्ट नहीं होता होगा, मजा नहीं आ रहा है, वो अपना काम पेशा चुनना चाह रहा है दूसरा, तुम उसको बोलोगे नहीं भाई तुम्हारे जात के तो सभी लोग यही काम करते हैं, तुमको भी यही करना पड़ेगा। ये तो फिर जबरदस्ती वाली बात ना हो गई। देखिए अब यहाँ पे अब आगे समझिएगा, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, इसीलिए इनका मानना है कि जात के आधार पर लोगों का काम को आप मत बांटिए। उसका इंटरेस्ट है दूसरे काम में, उनका रुचि किसी और काम में, वो अपने जीवन में कुछ और बनना करना चाहते हैं, तो आप उनको मौका दीजिए, उनको दबाइए मत। अब आगे देखिएगा, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक, कुशल व्यक्ति उनके अंदर कुछ और करने की योग्यता है, सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। लेखक का कहना है कि व्यक्ति में इस तरह की योग्यता और क्षमता रुचि विकसित कर देना चाहिए कि वो अपने खुद के ध्यान रखेगा, अपने हिसाब से वह काम चुन सके, ना कि मजबूरन उनके जात के आधार पे उनसे जबरदस्ती कोई काम करवाया जाए। एग्जाम्पल अब अभी से यहाँ पे आप एक दो इमेज देख रहे होंगे, जैसे देखिएगा ये कुछ व्यक्ति हैं जो देखोगे मरा हुआ जानवर को बांध रहे हैं, और इसका काम क्या होगा, ये जानवर को बांध करके, हम अपनी बचपन को याद करते हैं, हम अपने गांव में भी इस दृश्य को देखे हैं कि जब गांव में, याद रखिएगा अभी हम बोले थे कि आप लोग इस बात को नहीं अपने दिल पे लीजिएगा कि किस कास्ट की बात हम कर रहे हैं। हम लोग के गांव में क्या होता था, जब कोई जानवर मर जाता था ना, ये होता क्या था, जैसे यहाँ बैल मरा हुआ है, ठीक है, तो चमार कास्ट के कुछ लोग जाते थे और उन लोग का काम क्या था, मरा हुआ जानवर को समझिएगा गांव से बाहर करना, और इतना कष्टपूर्ण काम होता था, सुन के आपको आश्चर्य लगेगा कि बांस लेके आते थे, इनके दो जो अगला हिस्सा है, दो पैर का दो पीछे वाले हिस्सा का, इसको रस्सी से बांधा जाता था और बांस में याद रखिए उसको लगा करके ऐसे करके वो लोग जाते थे। दो चार आदमी, इतने बड़े जानवर को दो चार आदमी लोग लग के उधर, दो चार आदमी लोग लग के इधर, उसको गांव से बाहर लेके जाते थे। और समझिएगा करता क्या था, इसके शरीर के ऊपर का जो चमड़ा होता था उसको छीलता था ये लोग, और चमड़ा छील करके वो लेके जाते थे, और वही चमड़ा को बेच करके इनका अपना घर परिवार चलता था। अब समझिएगा, तो ये कास्ट के लोग का ये काम होता था। अब हम आपको बताते हैं, यदि इसी के बच्चे, मान चले कि ये जो लोग हैं, इनके बच्चे बड़ा होकर के पढ़ने लिखने लगे और उनका मन हुआ कि हम इस काम को नहीं करेंगे, और समाज के लोग चाहेंगे कि नहीं अभी भी तुमको यही काम करना पड़ेगा, क्योंकि जानवर मरा हुआ है तो मरा हुआ जानवर को निकालने का काम तो तुम्हारे जात के लोग कहते तुम ही लोग करोगे, कि हमारे बच्चे थोड़े करने जाएंगे। तो उस व्यक्ति का यदि इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसे जबरदस्ती काम करवा रहे हो, फिर ये तो गलत है ना। यही बात है, लेखक यही कहते हैं, याद रखिएगा कि कुशल व्यक्ति या श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति की क्षमता और सीमाओं को विकसित करना चाहिए, जो मन उसका जो पेशा हो चुनने का वो करे, ना कि मजबूरन जात के नाम पे उसे आप ऐसा पेशा करवा सकते हो। ये इमेज हम इसीलिए आपको दिखाए थे, बताए, यहाँ लाए थे ताकि आप चीजों को समझो। जैसे यहाँ देखोगे ये लोग जो है बांस का सूप बुन रहा है, टोकरी बुन रहा है, ये आप जानते होंगे हमारे कास्ट में, मतलब हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में डोम कास्ट के लोग करते हैं ये तरह के कार्य। देखो इस एक, अब यहाँ पर समझिएगा, लोगों को मानसिकता थोड़ा समझिएगा। यही डोम कास्ट के जो लोग हैं, इससे लोग नफरत करेंगे, घिन मानेंगे, नीच मानेंगे इसको। लेकिन अब हम आपको बताते हैं, वही छठ जैसे बिहार का, आपको पता है
कि एक महापर्व परापर्व है, उस पर्व में इसी के यहाँ के सूप में आप क्या उठाते हैं, भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं, तब आपका कहाँ चला जाता है ये ऊंच नीच की लॉजिक। ठीक है, उसके बाद आपको समझाते हैं। शादी उदी होता है, वहां से एक और चीज आता है, डाला दौरा का आप नाम सुने होंगे, इसी के यहाँ से आता है। उस समय आपका कहाँ चला जाता है ये ऊंच नीच वाली बात। तब तो आपके घर दरवाजे कुछ नहीं छुआछूत मानते होंगे। ठीक है, देवी देवता का आगे आप इसको समर्पित कर रहे हैं, तो मानसिकता देखिए लोगों का। तो जो अभी तक जिनके दिमाग में इस तरह की मानसिकता है, याद रखिएगा वो बेचारे अभी भी काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं, वर्तमान दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। तो सोच व्यक्ति का बदलना चाहिए। आगे देखिएगा यहाँ पे, इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण, जैसे कि माता पिता का सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से यथार्थ गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। ये कह रहे हैं हमारे समाज में तो ऐसा भी होता है, अभी बच्चा जन्म भी नहीं लिया है मां के गर्भ से, लेकिन उनका पेशा निर्धारित हो गया है। कहने के सेंस में उनके माता पिता जो परंपरागत रूप से जो काम करते आ रहे हैं, अब जो उनके बच्चे होंगे उनको भी यही काम करना पड़ेगा। अब आगे समझिएगा, जाति प्रथा पेशा का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती है, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशा में बांध देता है। सिर्फ काम का पूर्व निर्धारण ही नहीं करके रहता है, बल्कि मजबूरन आदमी उस एक ही काम में जीवन भर बंध भी जाता है, जिसमें उसका कोई इंटरेस्ट कोई मजा नहीं है, काम करने में बिल्कुल आनंद उसको नहीं आ रहा है। अब जरा सोचिए, गंदगी में किनको रहना अच्छा लगेगा? जैसे ये व्यक्ति को आप देखिएगा, ये बगल में ये गटर है, इसको ही साफ करने में लगे हुए हैं। ठीक है, अब इनके बच्चे जो होंगे, अब लोग कहेंगे कि आपके पिता का ये काम था तो तुमको भी ये करना पड़ेगा, तो जीवन भर के लिए तो फिर ये बंध जाएंगे ना उस चीज में जहां की इनका कोई रुचि इंटरेस्ट नहीं है। भले ही पेशा अनुपयुक्त हो, अनुपयुक्त मतलब उसके लायक नहीं हो, वह अपर्याप्त होने के कारण वह भूखे मर जाए, चाहे उस काम से उसको अधिक पैसा नहीं आ रहा हो और वह भूखे ही मर जाए क्यों ना, लेकिन तब भी याद रखिएगा व्यक्ति को मजबूरन वही काम करना पड़ता है। अब आगे समझिएगा आप यहाँ पे, आधुनिक युग में स्थिति पराया आती है क्योंकि उद्योग धंधे की प्रक्रिया और तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन भी हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। अब ये कह रहे हैं, ध्यान रखिएगा, लेखक साहब का कहना है कि अब भी जो आधुनिक युग में, याद रखिएगा, दिन प्रतिदिन परिवर्तन हो रहे हैं, लोगों की रोजी रोजगार में भी बदलाव हो रहे हैं। ठीक है, लोग अपने मन मुताबिक पेशा भी चुन रहे हैं, लेकिन हमारे देश की स्थिति यह बना हुआ है कि लोगों को समय अनुसार उनका पेशा बदलने का भी अनुमति नहीं दिया जा रहा है। चाहे वह पुराने पेशा में उनको इनकम हो या ना हो, वह व्यक्ति भूखा ही क्यों न मर जाए, लेकिन तब भी जबरदस्ती उसको अपने समाज में वही काम करना पड़ता है, जो कि बिल्कुल गलत है। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे आगे की जो लाइन है ये है, हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा ना हो, भले उसमें वह पारंगत ही क्यों ना हो। अब इसका मतलब समझिएगा कि पैतृक पेशा मतलब क्या होता है। पैतृक पेशा मतलब होता है जो उनके माता पिता जो वो काम करते हुए आ रहे हैं उसको वही काम करना पड़ेगा, दूसरे के काम में वो नहीं घुस जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान चलो, आप में से कोई व्यक्ति हैं जो निचले जाति से हैं और आप अच्छे पढ़े लिखे हैं, हिंदी संस्कृत का भी आपको बहुत बेहतर नॉलेज है, संस्कृत आपको बहुत अच्छे तरह से पढ़ने के लिए आ रहे हैं, लेकिन हम आपको बता देते हैं, आप कहोगे अपने गांव में कि मैं पूजा पाठ करवाना चाहता हूं, ब्राह्मण वाले पेशा को अपनाना चाहता हूं, आपके गांव के लोग ही आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो सीधा बोलेंगे तुम कब से हो गया भाई, तुम क्यों पूजा करवाएगा। चाहे याद रखिएगा उस गांव के कोई ब्राह्मण होंगे, उनके बेटे कम पढ़ा लिखा होगा, तो भी लोग उसी से पूजा करवाएगा, आपसे नहीं करवाएगा। हो सकता है कि उसको मंत्र उच्चारण भी सही से नहीं आता होगा, मंत्र उच्चारण का तो छोड़िए, उस मंत्र का आप हिंदी अर्थ उससे पूछ लीजिएगा, वो बोलेगा हमको क्या पता इसके बारे में, जबकि आप उससे अधिक पढ़े लिखे होंगे, तब भी समाज के लोग ही आपसे पूजा नहीं करवाएंगे। अब समझ रहे हैं ना अभी भी समाज के लोगों की मानसिकता। ये बोलने की ये सब जो चीजें हैं, यही चीजें तो देखोगे लोगों को उनका पेशा बदलने की अनुमति नहीं दे पाता है। इस प्रकार समझिएगा, इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति ना देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। यह करें कि इस प्रकार पेशा परिवर्तन का अनुमति ना दे करके
याद रखिएगा, जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं कि लेखक भीमराव अंबेडकर साहब के जो कह रहे हैं कि बेरोजगारी का, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या बना हुआ है, जाति प्रथा भी बना हुआ है। अब आगे आप देखिएगा, इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता है। ये कह रहे हैं कि जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता है। इसमें मनुष्य का व्यक्तिगत ना तो कोई रुचि रहता है और ना ही उसमें ध्यान रखिए उनका कोई व्यक्तिगत इंटरेस्ट या स्थान रहता है, तभी व्यक्ति को मजबूरन वह काम करना पड़ता है। आगे आप देखिएगा, इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यवस्था बस करते हैं। ऐसी स्थिति में स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त हो रहकर चालू काम करने और काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों को ना दिल लगता है ना दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। ये कह रहे हैं कि वैसा काम जिसमें ना आपका दिल लगता है ना दिमाग लगता है, आप सोचिए कि बस इस बात से आपको सिर्फ करवाया जाए कि ये आपके जाति के लोगों का काम है और मजबूरन आप कर रहे हैं, तो याद रखिएगा फिर उस काम में आप अपना 100% नहीं दे पाओगे, मन से नहीं कर पाओगे, काम भी बेहतर आपसे नहीं होगा, क्योंकि आपकी इच्छा है किसी और प्रकार के काम करने का। आप सोच रहे हैं कि यदि उस तरह का काम हमको मिल जाता है तो उस काम को हम बहुत अच्छा कर लेते। तो इससे क्या होता है, इससे हमारा समाज भी आर्थिक रूप से पीछे जाता है। अब कहिए क्यों, इसका कारण समझिएगा। जिस व्यक्ति की क्षमता योग्यता किसी और चीज को करने का है, उस आदमी को वैसा ही स्थान मिलना चाहिए ताकि वह व्यक्ति भी तरक्की कर पाए। और ध्यान रखिएगा, किसी भी समाज में यदि व्यक्ति तरक्की करता है, याद रखिए, तो उसका परिवार तरक्की करेगा, परिवार तरक्की करेगा, उसका समाज तरक्की करेगा, फिर हमारा देश तरक्की करेगा। लोगों को मौका दिया जाएगा तो ना, आप उसको बांध देंगे उसके जाति और धर्म के नाम पे, जो उनके अंदर का, ध्यान रखिएगा, रचनात्मक कार्य की योग्यता क्षमता है वह मर जाता है, दब जाता है, खत्म हो जाता है। और ऐसा हमें करना भी नहीं चाहिए। समाज में लोगों के साथ में समान व्यवहार हो, ठीक है, उनकी योग्यता क्षमता के अनुसार कार्य करने का मौका दिया जाए, जो आगे लेखक साहब कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे, अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा। अभी हम बोले थे ना कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी देखोगे ना तो जाति प्रथा हमारे समाज के लिए हानिकारक है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि और आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है। निष्क्रिय मतलब ध्यान रखिएगा कि वो बेचारे कार्य करने योग्य नहीं रह जाते हैं। अब आगे आप समझिएगा यहाँ पे, अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूं। मेरे द्वारा जाति प्रथा का आलोचना सुनकर ये कह रहे हैं, तो हमने जाति प्रथा के बारे में इतना आलोचना किया, तो आप हमसे सवाल करेंगे, अच्छा आप बोलते हैं कि जाति प्रथा बड़ा खराब चीज है हमारे समाज में, तो आप ही बताइए कि हमारा समाज कैसा होना चाहिए, यहाँ लोग का विचार व्यवहार कैसा होना चाहिए जिससे हमारा समाज प्रगति कर सके, विकास कर सके। तो भीमराव अंबेडकर साहब का कहना क्या है, देखिए, यह प्रश्न पूछना चाहेंगे, यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूं, यह कहने का आप लोग के मन में चल रहा कि मैं जाति का विरुद्ध हूं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो ये क्या कहते हैं, देखिएगा, तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। फिर कह रहे हैं कि मेरी दृष्टि में फिर आदर्श समाज क्या है, ये आप बताइए। देखिए मेरा उत्तर, ये कहते हैं कि मेरा उत्तर होगा, मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, यहाँ आजादी हो, लोगों को, सभी लोगों को आजादी हो, किसी भी तरह का, ध्यान रखेगा, किसी भी प्रकार का बाउंडेशन ना हो, लोगों के बीच में समता, बराबरी, सम्मान, आदर सम्मान सबका बराबर होना चाहिए, चाहे वो जिस भी जाति धर्म से क्यों ना हो। भ्रातृत्व का मतलब होता है मिलजुल करके रहना, भाईचारा से रहना, आपसी प्रेम से रहना। इस पर आधारित हमारा समाज होना चाहिए, स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व। अब आगे देखिएगा, क्या यह ठीक नहीं है, ये करें, क्या यह ठीक नहीं होगा, करें कि हम इस वो विचार को जो रखे, क्या यह सही नहीं होगा, इस तरह की विचार मेरा है। तो भ्रातृत्व यानी ये कह रहे हैं कि भाईचारे में किसी को कोई आपत्ति हो सकती है, करें कि हम लोग यदि मिल के रहें, सभी लोग को अपना भाई समान माने, अपने दोस्त समान माने, तो फिर इसमें क्या दिक्कत है, आगे समझिएगा। ये कह रहे हैं किसी भी आदर्श समाज में इनकी इतनी गतिशीलता होना चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। यह करें किसी भी आदर्श समाज में
इस तरह की व्यवस्था होना चाहिए, जब परिवर्तन हो तो इस परिवर्तन का प्रभाव समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक भी जाए। ऐसा नहीं कि कोई गिना चुना जाति धर्म के लोग इन चीजों का बेहतर फायदा उठाए और दूसरे जाति धर्म के लोग इन चीजों से दूर दूर तक रहे। आगे आप देखिएगा, इसमें ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी की मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविकता रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। यह करें कि हम लोगों को तो इस तरह से मिल के रहना चाहिए जैसे दूध और पानी एक साथ मिल जाते हैं, ठीक है, जैसे दूध और पानी मिल जाते हैं एक साथ, उसी तरह से समाज के लोगों को भी मिलजुल करके आपस में रहना चाहिए और इसी का दूसरा नाम हमारा क्या होगा, लोकतंत्र होगा। आगे आप देखिएगा, ये कहते हैं क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है, यह करें लोकतंत्र केवल शासन की यह पद्धति नहीं है, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान का नाम है और इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और हम अपने साथियों के प्रति क्या होना चाहिए, श्रद्धा और सम्मान का भाव होना चाहिए। ये किनका कहना है, भीमराव अंबेडकर साहब का। एक और चीज मैं आपको बता दूं, आप जितने भी फोटो देखते होंगे भीमराव अंबेडकर साहब का, उसमें आप देखे होंगे भीमराव अंबेडकर साहब को नीला कोट पहने हुए, ठीक है, आप देखे होंगे। इसके बारे में एक रोचक तत्व है, आप देखे होंगे नीला कोट ही क्यों पसंद करते थे, नीला कलर इनको बहुत पसंद था। क्यों? इनका मानना है कि आसमानों का कलर जो है वह नीला होता है और आसमान सभी लोग पे, अपना ध्यान रखिएगा, जो ये छाए हुए हैं, मतलब सभी लोग पे आसमान छाए रहते हैं, पूरे दुनिया के लिए आसमान बराबर है और आसमान का कलर क्या है, नीला है। और इनका भी कहना था कि मैं पूरे दुनिया के लोगों के लिए हूँ, अपने देश के लोगों के लिए हूँ, मेरा पूरा जीवन समर्पित है। इस पाठ में आप लेखक परिचय देख लिए, पाठ से संबंधित बातें को समझ गए, तो अब आप लोग चलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न के तरफ। और आप सभी स्टूडेंट को लास्टली याद रखिएगा, कमेंट सेक्शन में यह भी लिखना है कि आप सभी स्टूडेंट ने कितने प्रश्नों का सही सही जवाब दिया, यह क्लास कैसा लगा, ये भी आपको फीडबैक जरूर देना है, ठीक है। तो चलिए आपका फटाफट से क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, अभी आप देखे ही थे, कौन है इस पाठ के लेखक, भीमराव अंबेडकर साहब। तो जवाब आपके हो जाएंगे भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन आपका है, ठीक है, आगे क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। आगे का प्रश्न आपका है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। महू मध्य प्रदेश। कहाँ हुआ था, महू मध्य प्रदेश में। तो राइट आंसर आपके हो जाएंगे मध्य प्रदेश। भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था। देखिए जितने भी चीज को पीछे हम जोड़ दे के बताए थे, घेर दिए थे, हाईलाइटेड कर दिए थे, प्रश्न देखिए हम बोले थे ना कि वहीं से बनेगा आपका। अब देखिए यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा ललई सिंह यादव। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान के निर्माता या पिता बोले जाते हैं किन्हें, भीमराव अंबेडकर साहब को। अगला क्वेश्चन आपका है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है। क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया गया है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। भीमराव अंबेडकर के मुख्यतः प्रेरक व्यक्ति 3 रहे थे, हम आपको बताए थे। भगवान बुद्ध को ही अपना प्रेरक व्यक्ति मानते थे, कबीर साहब को मानते थे, ज्योतिबा फूले को। तो इसका आंसर आपका हो जाएंगे उपयुक्त में से सभी। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किनका मानना था। यह मानना था भीमराव अंबेडकर साहब का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके हैं, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। आधुनिक सभ्य समाज के जो लोग हैं वह श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं, हम आपको बताए थे। उन लोग का मानना है कार्य कुशलता के लिए। उनका यही मानना है कि जो जिस जाति के धर्म के लोग हैं वो उस चीज में पारंगत होते हैं, उस तरह के काम को करने में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है जाति प्रथा। आगे का प्रश्न आपका है कि संविधान निर्माता अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए। स्वतंत्रता, यहाँ पे समाज नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा आपका समानता या समता। ठीक है, भ्रातृत्व राइट आंसर हो जाएंगे उपयुक्त में से सभी। आगे क्वेश्चन आपका है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है,
क्योंकि यह मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है। यह कथन किस पाठ का है? अब देखिए कथन भी पूछ लिया गया, एक लाइन भी आपसे। राइट आंसर हो जाएंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा। बुद्ध एंड हिज धमा के लेखक, बुद्ध एंड हिज धमा के लेखक, बुद्धा एंड हिज धमा के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर साहब। इसको भी हम अंडरलाइन पीछे किए थे, घेर के आपको हम बताए ही थे। हु आर शूद्राज, शूद्र कौन है? ठीक है, इसके भी राइटर कौन है, लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर साहब। किनके प्रोत्साहन पर अंबेडकर साहब देखो उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे, फिर न्यूयॉर्क से वो कहाँ चले गए थे? इंग्लैंड। किनके समर्थन पे, कौन इनको सहयोग राशि दिए थे? वो दिए थे बड़ौदा नरेश, वहां के राजा दिए थे, बड़ौदा के राजा। द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? द कास्ट इन इंडिया लिखा गया किनके द्वारा? भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा भाषण लाहौर के किस वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किया गया था? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1936 ईस्वी। क्या हो जाएंगे राइट आंसर आपका? 1936 ईस्वी। अब आपका आगे का प्रश्न हम लेते हैं। महू मध्य प्रदेश किनका जन्म स्थान है? महू मध्य प्रदेश किनका जन्म स्थान है? भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म स्थान कहाँ है? महू मध्य प्रदेश। अब आगे क्वेश्चन है कि देयर मैकेनिज्म किसकी कृति है? देयर मैकेनिज्म ये भी कृति है किनके? भीमराव अंबेडकर साहब के। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? यह क्वेश्चन देखोगे। अब भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण है बेरोजगारी। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी उल्टा करके पूछा, उधर आपको लिखा था बेरोजगारी का मुख्य कारण भारत में क्या है, जाति प्रथा, यहाँ लिख दिया जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो बेरोजगारी। आगे क्वेश्चन आपका है मानव मुक्ति के पुरोधा किसे माने जाते हैं? मानव मुक्ति के पुरोधा माने जाते हैं भीमराव अंबेडकर साहब को। ठीक है, भीमराव अंबेडकर साहब को। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, स्वाभाविक मतलब स्वेच्छा से, इच्छा से यह विभाजन नहीं है, मजबूरन आपका मन इच्छा नहीं है तो भी आपको देखोगे यह चीजें लाद दिया जाता है समाज के द्वारा, ये सारा चीज दिया गया है। तो जाति प्रथा को स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं कहा जाता? इसका कारण समझिए, रुचि पर आधारित नहीं होने का कारण, इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है उसमें। तब भी जो निचले जाति में जो बच्चे पैदा हो जाते हैं, अभी हम बोले कि उसके जात के नाम से उसके साथ में स्कूल विद्यालय कहीं समाज में भी उसके साथ में देखोगे छुआछूत वाली भावना अभी भी लोग रखते हैं। ठीक है, हो इसके साथ में मत चलो, इसके साथ में मत रहो, यह गंदे लोग हैं, या नीच टाइप के लोग हैं। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म रचना है भीमराव अंबेडकर साहब की। आगे का प्रश्न आपका है लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोशाक नगण्य है, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएंगे, जातिवाद के पोषकों की कमी अभी भी ये कह रहे हैं कि हमारे समाज में नहीं है, यह भी एक विडंबना की बात है। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व का क्या हो? भाव हो। आगे समझिएगा, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर साहब उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए थे? ये गए थे न्यूयॉर्क, बड़ौदा महाराज के सपोर्ट से। जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब दिया गया था? यह भाषण दिया गया था 1936 ईस्वी में। कब? 1936 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की मृत्यु 1956 में दिल्ली में हुई थी। 1956 में कहाँ? दिल्ली में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ये क्वेश्चन आपका पीछे हम करवा चुके थे। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश में। कहाँ? महू मध्य प्रदेश में। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? डॉक्टर अंबेडकर साहब जो है याद रखिएगा पुरस्कृत भारत, ठीक है, इसका संपादन किए थे। नहीं, बहिष्कृत भारत, एक मिनट, बहिष्कृत भारत। अब आगे देखिएगा, इनमें जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ किसका रूप लिए हुए हैं? याद रखिएगा, स्वतंत्रता का नहीं, भ्रातृत्व का, श्रमिक विभाजन का। राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे? श्रमिक विभाजन। ठीक है, इसका राइट आंसर आपके हो जाएंगे श्रमिक विभाजन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? आर्थिक पहलू से इनका मानना था कि जाति प्रथा बिल्कुल ही खराब चीज है, क्योंकि इससे हमारा समाज आर्थिक रूप से पीछे जाते हैं। ये तो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट इस 33 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में, 33 में हमको जहां तक कि पता है जो शुरू से अभी तक जुड़े होंगे वह 33 में 33 जरूर सही कर लिए होंगे। क्यों? क्योंकि ये सभी चीजें हम पीछे अभी आपके टॉपिक में डिस्कस कर लिए थे। चलिए अब थोड़ा इससे जो सब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उनको भी आप लोग देख लें। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ ध्यान रखिएगा आपकी चीज़ों को बैलेंस करके चलना है।
कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव में बड़ा इंटरेस्टेड रहते हैं, अच्छी तरह से कर लेते हैं पूरा, सब्जेक्टिव आएगा भाग जाते हैं, कहो सर सब्जेक्टिव नहीं होगा, दिक्कत हो जाएगा आपके लिए। क्योंकि याद रखिएगा आपके एग्जाम में 50% ऑब्जेक्टिव है तो 50% सब्जेक्टिव प्रश्न भी तो आते हैं, ठीक है। अब बाकी आप लोगों का जो है ये तो अभी हम आपका जो बुक है उनसे लेके चल रहे हैं हम। व्याकरण भी आपका बहुत जल्द हम करवाएंगे, आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि सर व्याकरण, क्योंकि हम जो देखते हैं स्टूडेंट में, ठीक है, यदि हम ये पढ़ाएंगे बुक पढ़ाएंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट ये भी आएगा सर व्याकरण कब शुरू कीजिएगा, ठीक है। जैसे देखो आप लोगों का वो बच्चे वाले हाल हो जाते हैं कि पिताजी बाजार से देखो किसी प्रकार का कोई सामान लेके आए, मान चलो खाने पीने की सामान लेके आ जाते हैं समोसा, तो वो बोलेंगे आप मिठाई भी तो ले लेते, ठीक है। और भी बातें देखो अलग अलग जोड़ जोड़ के शुरू करते हैं। एक बार ही आपका सभी चीज तो नहीं पूरा कर पाएंगे ना, लेकिन हम आपको बताने का आपका भी बुक शुरू किए तो आपका व्याकरण भी बहुत जल्द शुरू करेंगे, ठीक। चलिए आपका यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रश्न ये रहा कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है, देखिएगा यहाँ पे। लेखक भीमराव अंबेडकर का मानना है कि आधुनिक युग में भी जातिवाद का पोषण होना और इसके पोषकों की कमी नहीं होना, इस तरह की प्रथा को बढ़ावा देना ही विडंबना का बात है। और हमारे देश में विडंबना का स्वरूप यह है कि लोगों के कार्यकुशलता के आधार पर श्रम विभाजन ना हो करके जाति के आधार पर उनका क्या किया जाता है, श्रम विभाजन किया जाता है, उनके कार्य का विभाजन कर दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपका है जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की आपत्ति क्या है। जातिवाद के पक्ष में जो लोग तर्क दे रहे हैं उस पर लेखक का आपत्ति क्या है, तो देखिए इसका उत्तर। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक भीमराव अंबेडकर की प्रमुख आपत्तियां यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक आधार नहीं है, क्योंकि मनुष्य का जिस जाति में जन्म होता है वह अपने माता पिता के कार्य एवं पेशा के अनुसार जीवन भर के लिए बंध जाते हैं और इस कारण से मनुष्य अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार काम का चुनाव नहीं कर पाता है। साथ ही समाज में ऊंच नीच का भेदभाव भी जन्म लेता है। मनुष्य अपने ही देश में एवं समाज में एक दूसरे क्या लिखेंगे, एक दूसरे से अलग अलग, ये नहीं होंगे आपके एक दूसरे से अलग अलग महसूस करने लगते हैं और आपसी नफरत देखो उत्पन्न हो जाती है। ये लाइन थोड़ा सा उल्टा हो गया, और आपसी नफरत उत्पन्न हो जाते हैं, ये होना चाहिए आपसी नफरत उत्पन्न हो जाते हैं, यहाँ होगा, ठीक है। चलिए अब आप अगला तीसरा प्रश्न देखिए। जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। जाति जो है अभी हमारे भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं है, उसका कारण अब इसका उत्तर देखिए। भारतीय समाज में जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती है, क्योंकि यह व्यक्ति के इच्छा के विरुद्ध होती है। यह व्यक्ति के इच्छा के विरुद्ध होती है। किसी भी व्यक्ति के कार्य कुशलता के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए ताकि व्यक्ति अपने माता पिता के पुराना पेशा को छोड़कर कुछ नया काम कर सके जिसमें उसकी रुचि हो। लेकिन वर्तमान समय में भी हमारे देश एवं समाज में यह देखने को मिलता है कि व्यक्ति के जाति के अनुसार ही उनको क्या करना पड़ता है। अभी भी हमारे समाज में ऐसा देखोगे चीजें बना हुआ कि व्यक्ति को अपने जाति के अनुसार ही कार्य करना पड़ता है। आगे आप देखिएगा, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है, ठीक है। तो इसका उत्तर आप देखिएगा। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। इसका कारण यह है कि जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए देखोगे एक ही पेशा में उसको क्या कर देता है, व्यक्ति को बांध देता है, बांध देती है, जो उसका पैतृक पेशा होती है। इस कारण से मनुष्य अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार काम का चुनाव नहीं कर पाता और इस प्रथा के कारण व्यक्ति में योग्यता और कार्यकुशलता होते हुए भी अपना मनपसंद कार्य वह नहीं कर पाता है, मनपसंद कार्य नहीं कर पाता है, जिसके कारण व्यक्ति क्या हो जाते हैं, जिसके कारण व्यक्ति बेरोजगार भी हो जाते हैं। क्योंकि जाति प्रथा के अनुसार उस व्यक्ति को उनके जो माता पिता के जो काम होते हैं ना, उस काम में उसको जबरदस्ती भी ध्यान रखिएगा ढकेल दिया जाता है और उसको करना पड़ता है, चाहे उसका इंटरेस्ट हो या ना हो। अब आगे आप देखिएगा, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं, जिसके कारण लोगों के बीच श्रम विभाजन जैसी समस्या फैली हुई है और जाति प्रथा के कारण ही व्यक्ति जीवन भर के लिए एक ही पेशा में बंध जाते हैं, जिस कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यवस्था बस करते हैं, जिसके कारण
व्यक्ति अपने देश एवं समाज का विकास सही रूप से नहीं कर पाता है। ये इस प्रश्न का उत्तर हुआ आपका। अब बहुत कम प्रश्न बचा है, एक और। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? जो जातिवाद पोषक मतलब जो समर्थन करने वाले लोग हैं, इनका क्या पक्ष है, इनका क्या तर्क है कि जातिवाद सही बात है? देखिए, जातिवाद के पक्ष में इसके पोषक का तर्क है, आधुनिक सभ्य समाज जो है वह कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं। इसका मानना है कि जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें इसका कोई बुराई नहीं है। ये कौन कहते हैं? जो इस बात का समर्थन कर रहे हैं उस लोग का यह कहना है। और ये आपका लास्ट प्रश्न रहा, 7वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न, कि लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? देखिए, जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करती है, इसमें मानवीय कार्य कुशलता की वृद्धि नहीं हो पाती है, और इसमें स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रह के कम और टालू कार्य मतलब जिसमें उनका इंटरेस्ट न है, वो चाहता है कि ना हो ही तो बेहतर है, तो विवश होना पड़ता है। इस प्रथा में मनुष्य निष्क्रिय हो जाते हैं, और इन बातों के माध्यम से लेखक ने आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा को हानिकारक सिद्ध किया, जो कि हम आपको टॉपिक में भी बताए थे कि यह आर्थिक रूप से भी यह प्रथा देखोगा हमारे लिए हानिकारक है, और साथ ही इसी प्रथा में समता, भ्रातृत्व, स्वतंत्रता नहीं रहती है, नहीं होता है, जिससे समझा जा सकता है कि जाति प्रथा रचनात्मक पहलू से भी क्या है, हानिकारक है। तो फिर से हम रिपीट कर देते हैं, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को या आप सीधा खींच के क्या पता कि आप लास्ट में ही आ गए हो, तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, यह पाठ का जो शुरुआत हुआ था, शुरू में आप सभी स्टूडेंट लेखक परिचय के बारे में देखे, फिर पाठ में जो चीज़ है उसके बारे में हम क्लियर कर दिए, तीसरा फिर हम आगे ऑब्जेक्टिव पे, ऑब्जेक्टिव के बाद हम आगे कहाँ, लास्ट सब्जेक्टिव में। तो एक ही वीडियो में आपके सारे चीज़ क्लियर हो गए होंगे। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और हम आपको बोले कि आप इस ज्ञान बिंदु प्लेटफॉर्म पे, इस परिवार में आप जुड़े हुए हैं, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन समय से मिले। और मैं आपको बता दूं, इस क्लास से रिलेटेड जो भी PDF या A4 साइज नोट्स, जो भी चीज़ें आपको प्राप्त करनी है, आप प्ले स्टोर में जाइए, ज्ञान बिंदु GS एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, और एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद याद रखिएगा, आप जो स्ट्रीम सेलेक्ट कीजिएगा, 10th बोर्ड कर लीजिए, क्योंकि आप 10th के स्टूडेंट हैं। 12th बोर्ड वाले 12th को सिलेक्ट कर लेंगे। आप बोर्ड एग्जाम नहीं है तो आप ध्यान रखिएगा, बोर्ड वाले सेक्शन में जाकर के जुड़ जाइएगा, और वहां से आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी आपको यदि कोई किसी प्रकार का डाउट रहता है, तो आप सभी स्टूडेंट को देखो वहाँ पे नंबर भी दिया गया, आप उस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भी अपनी बातों को रख सकते हैं। क्लास कैसा रहा, इस क्लास का फीडबैक आप जरूर दीजिएगा, ठीक है। और यदि कुछ चीज़ों में लगेगा कि हमें सुधार करने की जरूरत, हम उसको भी करेंगे, क्योंकि ध्यान रखिएगा, अंततः ये चीज़ें आपके लिए तो किया जा रहा है, और इसीलिए हम चाहेंगे कि हमेशा आपके लिए बेहतर हो। और मैं आप लोगों के लिए लास्टली यही कहूँगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, ठीक है। आप लोग यहाँ तक बने रहे, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक वॉच किए, इसके लिए आप सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत आभार। नमस्कार, जय हिंद, और मिलेंगे आप सभी स्टूडेंट से पुनः अगले क्लास में, इसी तरह से एक नए जोश जुनून और एक नए अंदाज में, ठीक है। तो चलिए आप लोगों से विदा लेते हैं, इंतजार करेंगे आप सभी स्टूडेंट का अगले क्लास में।